ये कोडी रोड्स की स्टोरी ऐसे फिनिश होने वाली है वो तो मैंने नहीं सोचा था। ये पिक्चर में आप लोग देखो, चेल्सी ग्रीन की जो टाइटल है उसको पकड़ा हुआ है कोडी रोड्स ने, और ये इसके बाद लोग बोल रहे हैं कि भाई मिल गया टाइटल, हो गई कोडी रोड्स की स्टोरी फिनिश, क्योंकि अब उसके पास जो है फाइनली चैंपियनशिप आ गई है। वैसे तो ट्रोल करने के लिए था, लेकिन एक्चुअल में मैं आपको बताऊं, विमेंस टैग टीम चैंपियन जो नई बनी है ना, चेल्सी ग्रीन और सोनिया डेविल, उनको लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई का प्लान है कि ये वो दो बंदे हैं जो कि विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप को और विमेंस टैग टीम डिवीजन को स्टैब्लिश कर सकते हैं, थोड़ा स्टेबलाइज करेंगे मामला, और जिस ट्रैक पे डब्ल्यूडब्ल्यूई चलाना चाहती है वो ये चीज करके दिखा सकते हैं। आई वंडर ऐसा होने वाला है या फिर नहीं, आपको क्या लगता है? ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। बड़ी सारी इंटरेस्टिंग बातें आज भी आपको बताने के लिए। सबसे पहले एनएक्सटी की व्यूअरशिप आपको बताता हूं। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इस बार डोमिनिक मिस्टीरियो पूरी जजमेंट डे गई थी, वहां पे डोमिनिक मिस्टीरियो एनएक्सटी नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन भी बन गए हैं। तो लास्ट वीक की एनएक्सटी की जो व्यूअरशिप थी वो थी 671K व्यूअरशिप, और इस हफ्ते की व्यूअरशिप में अगर मैं बोलूं तो कुछ बहुत बड़ा ऐसा अंतर नहीं है। ओवरनाइट व्यूअरशिप है 746K। अब अगर इसको परसेंटेज में देखा जाए तो डेफिनेटली नंबर ज्यादा है, लेकिन वैसे देखा जाए तो ये 150K से थोड़ी सी कम ही अबव गई है। अभी मैं आपको बताता हूं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का आगे भी प्लान है इसी तरीके से आगे चीजों को चलाने का, और डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको बहुत पॉजिटिव वे में देख रही है। जिस तरीके से जजमेंट डे वहां पर गई है और उन्होंने जो काम किया है, वो ऐसा समझ रहे हैं कि अब एनएक्सटी के भी जो दिन है वो उसको चेंज करने वाले हैं। वैसे ऑलरेडी एनएक्सटी काफी अच्छा कर रही है, लेकिन उसमें एक इंप्रूवमेंट की बात हो रही है। तो देखते हैं अब एनएक्सटी नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन बनने की वजह से जो डोमिनिक मिस्टीरियो हैं वो किस तरीके से फायदा दिला पाते हैं, फिर पूरी जजमेंट डे किस तरीके से फायदा दिला पाती है। हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और ये है रोमन रेंस का एक व्लॉग। हाँ, रोमन रेंस का एक मिनी शॉर्ट व्लॉग है, ठीक मनी इन द बैंक से पहले का है। अब ऑब्वियसली वीडियो तो मैं यहाँ पर चलाऊंगा नहीं, लेकिन यहाँ पर पूरी फोटोज के थ्रू आप देख सकते हो। सबसे पहले रोमन रेंस अपने आप को वो स्प्रे कर रहे हैं ताकि उनकी जो स्किन है वो शाइन करे जब वो रिंग में एंटर कर रहे हैं। यहाँ पर रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई रेफरी को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि भाई तुम्हारे बाल तो बहुत अच्छे हैं। एंड देन रोमन रेंस यहाँ पे स्ट्रेचिंग वगैरह कर रहे हैं, जो बेसिकली वो चीजें करते हैं रिंग में जाने से पहले। और ये मुझे बड़ा मूवमेंट सही सा लगा भाई, कि कैसे पूरा घुसना चाह रहे हैं रोमन रेंस उस चीज में, कि उन्होंने अपना हेड डाउन कर लिया है और उसके बाद वो सोच में है। एंड देन पॉल हेमन यहाँ पे उनको वो मिर्च वाली माला पहनाते हैं, उला फाला जिसे बोलते हैं, मिर्च नहीं है वैसे वो। तो उसके बाद फिर ये पूरी वीडियो ये टिकटॉक के ऊपर आई है वैसे, इसीलिए हम देख भी नहीं सकते और ना हमको दिखेगी। तो ये रोमन रेंस ने हमने छोटा सा शेयर किया एक उनका रूटीन क्या रहता है डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिंग में घुसने से पहले। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं, और ये जोड़ी है ब्रॉक लेसनर से। कुछ ज्यादा बोलने के लिए तो है नहीं, सिर्फ आप लोग इस फोटो में ही देखो। ये मूवमेंट तो आपको याद ही होगा जब रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का मैच था समर स्लैम में, पूरा जो वो उठा दिया था उन्होंने, ट्रक से रिंग उठा दी थी। तो उसके बिहाइंड द सीन की ये फोटो आई है, और ये देख के कैसा लग रहा है ना भाई, मतलब कि टेलीविजन पे आने से पहले इसके पीछे पहले कितनी सारी मेहनत गई होगी। और ब्रॉक लेसनर ही जैसा जिगरा चाहिए इस काम को करने के लिए, क्योंकि एरो गैरो की तो ऐसी फट जाएगी देख के कि अरे मुझे ये करना है, कुछ गलत हो गया तो। लेकिन ब्रॉक लेसनर थोड़े ज्यादा कॉन्फिडेंस वाले बंदे हैं, तो एक डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बिल्कुल सही बंदे को चुना इस खतरनाक वाले टास्क के लिए। अगली स्टोरी लोगन पॉल उनकी प्राइम ड्रिंक से रिलेटेड है। तो इंडिया के यूट्यूबर है कोई रेसल चैटर, उन्होंने एक ट्वीट किया जहां आप देख सकते हो वो लोगन पॉल को टैग करके लिख रहे हैं कि ये ड्रिंक तो ऐसा लग रहा है कि उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन उसके प्राइस के बारे में बात नहीं करना चाहते इंडिया में। अब कुछ ऐसा लग रहा है कि शायद अब क्योंकि कंटेंट क्रिएटर हैं तो शायद कोई वीडियो वगैरह आ सकती है इनकी तरफ से। देखते हैं भाई क्या खिचड़ी पकड़ी है यहाँ पे, लेकिन कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग मसाला यहाँ पे हो सकता है। वैसे लोगन पॉल की जो ड्रिंक है वो ऑलरेडी काफी कंट्रोवर्सी में भी चल रही है कि भाई ये तो बेकार ड्रिंक है। तो देखते हैं क्या इससे रिलेटेड चीज़ होने वाली है। आई थिंक आ जाएगा, मुझे जितना लग रहा है कुछ टाइम में इससे रिलेटेड आजकल में आ सकता है कुछ भी कंटेंट। अगली स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं, और कोडी रोड्स ने भाई, यार कोडी रोड्स बंदा ऐसा है ना, मैं तो बोलता हूँ अगर रेसलर ना होता तो ये मोटिवेशनल स्पीकर होता। उन्होंने बात करी शार्लेट के बारे में, रिंग ऑफ ऑनर के केविन ओवेंस के बारे में और सेथ रॉलिंस के बारे में, कि शार्लेट फेयर एनएक्सटी की शार्लेट नहीं है, सेथ रॉलिंस जो है शील्ड वाला सेथ रॉलिंस नहीं है, केविन ओवेंस रिंग ऑफ ऑनर का नहीं है। हम सब ने अपनी कैसे अलग अलग यहाँ पे जो है पर्सनालिटी क्रिएट करी, और साथ में फिर उन्होंने ये कहा कि कैसे रॉ पर उनका फेस बनने के लिए जो कंपटीशन है वो सीधा सेथ रॉलिंस से है। किसी हफ्ते सेथ रॉलिंस अच्छा करता है, किसी हफ्ते मैं अच्छा करता हूँ। तो इस तरीके से उन्होंने काफी अप्रिशिएट किया हुआ है, और कह सकते हैं कि वॉर टू बी द फेस जो इस समय चल रही है कोडी रोड्स की नजर में, वो सेथ रॉलिंस के सामने है। इस वे में उन्होंने अप्रिशिएट किया उनको। अगली स्टोरी सेथ रॉलिंस से रिलेटेड, और सेथ रॉलिंस ने, आप मुझे बताना है कि आपको क्या लगता है सेथ रॉलिंस सही बोल रहे हैं क्या? सेथ रॉलिंस ने जो बात बोली है वो सही है? सेथ रॉलिंस से कहते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इस समय सबसे ज्यादा बेस्ट चल रही है, सबसे ज्यादा बिगर है। हम पक्का आगे जाके जब इस टाइम को याद करेंगे तो हम देखेंगे कि अरे भाई कितना स्पेशल टाइम था, मतलब इस समय बिजनेस बूम पे है, डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑल टाइम बेस्ट कर रही है, ऐसा सेथ रॉलिंस का कहना है। क्या आप लोग इस बात पे अग्री करते हो? ये बात आप लोग मुझे अपनी एक्सपर्ट राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कर्ट एंगल ने भाई अपना लुक चेंज कर लिया, अभी आप देख सकते हो बियर्ड वाला लुक कर्ट एंगल ने कर लिया। ये बहुत टाइम पहले वाले मुझे कर्ट एंगल की याद दिलाता है, जब उसमें वो थोड़ी बहुत दाढ़ी वगैरह रखा करते थे।
थे। इवन लोग इसको लेके ट्रेंड भी कर रहे हैं कि वन लास्ट टाइम, वन मोर मैच, ऐसे करके एक बार फिर से कर्ट एंगल को करने के लिए। अभी जितना मुझे पता है बिजनेस वगैरह सही चल रहा है कर्ट एंगल का, तो शायद वो इस रेसलिंग वाली सीन में आना नहीं चाहते, वहां से पैसे आ रहे हैं तो फिर शायद WWE में आने में इतना इंटरेस्ट दिखाएंगे नहीं। रिया रिप्ली ने कुछ चीज़ शेयर करी है अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में, यहाँ पे आप देख सकते हो उनका मुंह का क्या हाल हुआ है। उसका जो सारा क्रेडिट है वो देती है रकेल रोड्रिगेज को। वो ये बताना चाहती हैं कि ओ लगता है कोई बंदा अपने नाखूनों का यूज करता है फाइट करने के लिए, तो रकेल रोड्रिगेज को टैग करके उन्होंने लिखा है रकेल रोड्रिगेज यू आर डन, ऐसा करके भी वो बोल रही है। तो मतलब कि कुछ गुस्से में अब सीन होने वाला है। समर स्लैम में एक्सपेक्टेड है पूरा कि WWE रिया रिप्ली और रकेल रोड्रिगेज का मैच कर सकती है। देखते हैं क्या सीन बनता है फिर इसके बारे में। कल वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था रोमन रेंज के बारे में, सैड बात कि भाई रोमन रेंज जो है ना पे बैक में ना फास्ट लेन में कहीं पे एडवर्टाइज नहीं है, तो हो सकता है समर स्लैम के बाद उनका बहुत बड़ा ब्रेक हो जाए। उससे रिलेटेड एक अपडेट है रेसलिंग ब्लॉग का, आप लोग ट्वीट देखो जहां पर वो बताते हैं कि जे उस और सोलो सिकोवा दोनों शेड्यूल्ड हैं कि वो पे बैक का पार्ट बने। रोमन रेंज के बारे में कोई बात नहीं है, लेकिन ये बात मेंशन की गई है कि रोमन रेंज को डिस्कस किया जा रहा है टू बी पार्ट ऑफ स्मैकडाउन द नाइट बिफोर पे बैक। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर रोमन रेंज पे बैक से पहले वाली स्मैकडाउन में, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई रोमन रेंज ना आए पे बैक में, क्योंकि फिर तो उससे सारी चीज़ें यही इसी तरफ इशारा करेंगी। अभी उसको होने में थोड़ा सा टाइम है, उसके बारे में तभी जाके बात करेंगे। छोटी सी अपडेट मैंने फिलहाल के लिए आपको दे दी इस बारे में। अगली स्टोरी लोगन पॉल से रिलेटेड है और ये बंदे ने भाई बिल्कुल सच बात बोली है। इम्पल्सिव पॉडकास्ट में लोगन पॉल ने ये कहा कि शुरू में मुझे बहुत बुरा लगा था जब लोग मुझे बू कर रहे थे। ऑब्वियसली मैं हील था तो मुझे बू मिलनी थी, लेकिन जब मैं बैक स्टेज गया तो मैं तो बड़ा परेशान था कि यार मुझे कैसा रिएक्शन दिया क्राउड ने। ऐसा नहीं है WWE से फेमिलियर नहीं थे लोगन पॉल, लेकिन उन्होंने कहा जब वो मेरे पे खुद पे हो रहा था तो मुझे अजीब लग रहा था। ब्रूस प्रिचर्ड ने आकर उनको समझाया कि भाई तुमने बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन मैं काफी पिस्ड ऑफ था उस टाइम पे। और वो साथ में ये भी कहते हैं कि WWE के फैंस के बॉल्स बहुत बड़े होते हैं। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि वो ये बताते भाई मेरे सामने ही मुझे वो ऐसे मिडिल फिंगर दिखा रहे हैं, मतलब जो कि यूजुअली फैंस नहीं करते। तो इस बात के लिए उन्होंने फैंस को अप्रिशिएट भी किया है। तो लोगन पॉल काफी ब्रूटली ऑनेस्ट हुए और साथ में उन्होंने समर स्लैम के बारे में हमको एक हिंट बता दिया, यानी कि जो रूमर्स हम लोग सुन रहे थे वो सही थे। एक्चुअल में WWE ने कंसिडर किया था लोगन पॉल और एले नाइट का मैच समर स्लैम के लिए, बट WWE ने उस प्लान के साथ वो गए नहीं। अब जो करंट प्लान है वो रिकोशे और लोगन पॉल का है। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं एंड दिस इज अ गुड न्यूज़। और एलेक्सा ब्लिस आपको पता है प्रेग्नेंट हैं, तो उन्होंने इस बात को अनाउंस किया है। जेंडर रिवील आपको पता है वहाँ पे होता है, काफ़ी बड़ा इवेंट होता है, तो उन्होंने उसमें इस बात को बताया कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक बेबी गर्ल। तो ये अच्छी बात है उनके लिए। बाकी हम तो वेट करेंगे एलेक्सा ब्लिस के वापस आने का WWE टेलीविजन में, जिसको होने में भी अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। अगली स्टोरी ब्लड लाइन से रिलेटेड है और जजमेंट डे से रिलेटेड है। अब आप मुझे फिर से अपनी एक्सपर्ट राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्या आपको लगता है। कंपैरिजन करके भी कोई बता दे अच्छे से तो मैं उसका कमेंट पिन भी कर दूंगा। जजमेंट डे को WWE देख रही है कि वो ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन को बिल्कुल वैसे करे जैसे ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन इतने टाइम से स्टोरी टेल किया टेलीविजन पर, वही चीज वो करना चाहते हैं, एक सक्सेसर की तरह देखना चाहते हैं ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन के लिए, क्योंकि जिस तरीके से जजमेंट डे चल रही है ऐसा पोटेंशियल लग रहा है। अब क्या आपको लगता है उस लेवल पे जाके एंटरटेन कर सकती है जजमेंट डे? मैं तो यार आप कुछ भी मान सकता हूं, क्योंकि मतलब ये मानना एक तरीके से है तो इम्पॉसिबल कि ब्लड लाइन जैसी चीज फिर से हो सकती है, क्योंकि वो तो भाई मतलब WWE के पिछले 10 सालों में क्या पिछले इतने काफी कुछ सालों में नहीं हुई है। आपको क्या लगता है जजमेंट डे को जिस एज सक्सेसर देख रही है वो ब्लड लाइन का, क्या उस चीज पर वो खरे उतर सकते हैं और क्या किसी मामले में ब्लड लाइन से ऊपर भी जा सकते हैं? कोई अच्छे से बता सकता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हम चलते हैं हमारी आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट। ये स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए WWE ने जे उसो और रोमन रेंज का सेगमेंट किया है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़ा सा समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि क्योंकि समर स्लैम में WWE जे उसो और रोमन रेंज का मैच करे, तो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट का मतलब है कि रोमन रेंज एंड जे उसो आपस में बात करेंगे सेगमेंट के अंदर, शायद एक स्टिपुलेशन रिवील करने के लिए, जो कि जाके समर स्लैम में इनके मैच में होगी और फिर ये उस मैच के अंदर कंपीट करेंगे। तो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट का शायद पॉसिबली ऐसा मतलब है। बाकी गाइस स्क्रीन पर आपको एक वीडियो दिख रही होगी क्रिकेट चैनल की, कल ही मैंने वीडियो डाली, उसको जाके जरूर देखना। डेफिनेटली आप लोग उसको एंजॉय करोगे। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।